নমস্কার। খবরদার কথা নয়, দূরের এবং কাছের সমস্ত শ্রোতা দর্শকদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আপনারা জানেন যে সমস্ত ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে নিউ এডুকেশন পলিসি, নতুন যে শিক্ষা নীতি এসেছে 2020, সেটা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ, সাধারণ মানুষ কিভাবে ভাবছেন সেই নিয়ে নানা রকম গবেষণা চলছে বটে। আমরা সেই সুযোগে পেয়ে গিয়েছি এই বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি যিনি আলোচনা করছেন, নানাভাবে দেশের বিভিন্ন কর্নারে গিয়েছিলেন, তাকে আমরা পেয়ে গিয়েছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর অনিতা রামপাল আমাদের বাঁ দিকে বসেছেন। আমরা কোনো রকম ভনিতা না করে সরাসরি ওনাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করব, উনি হিন্দিতে জবাব দেবেন আপনাদের সুবিধার্থে, কারণ হিন্দিটা অনেক বেশি সহজবোধ্য হয়ে গিয়েছে এই ভারতবর্ষে। যদিও চারিদিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে হিন্দি, আমরা সেটার পক্ষে না, কিন্তু আপনাদের সুবিধার্থে আমরা ম্যাডাম রামপালকে বলবো যে হিন্দিতে জবাবটা দেওয়ার জন্য। ডাইরেক্টলি I'd like to put a question. Why the central government is hurriedly implement the NEP 20? Is it a political vendetta for 2024 or a corporate pressure? The NEP is certainly, is a political agenda, but the ideology of NEP shows us that what is happening is that there is a lot of corporatization of education which is happening, and along with that there is very very heavy centralization. तो जो NEP जो ये पॉलिसी आई है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एक मकसद है उसका जो सरकार चाहती है, और उसके साथ जो नीतियां हैं वो बहुत प्राइवेटाइजेशन और उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है। और जो हमारा संविधान कहता है कि शिक्षा जो है वो स्टेट में, राज्य में और सेंटर में दोनों मिलके शिक्षा बनाते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके बहुत पास जो अनुभव है उससे निकलना चाहिए शिक्षा को। तो इसलिए शिक्षा हमारे संविधान के हिसाब से स्टेट का काम है। पर जो दिक्कत हमें दिख रही है, ये पूरी तरह से एक केंद्रीकरण हो रहा है, पूरी तरह से ये एक दिशा में सेंटर से सब कुछ तय होके आ रहा है, और वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। Second question is the recommendation of NEP 20. The financial scarcity will be fulfilled by the PPP method, that is a public philanthropic partnership method. In this recommendation, whether the compulsory free education for every child would be quite certain. एक तो जो ये PPP है, ये आम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होता है PPP, मगर ये पॉलिसी हमको पहली बार अब कह रही है कि फिलांथ्रोपिक, पब्लिक फिलांथ्रोपिक मतलब जो कि शिक्षा में और इस तरह से अपना फंड्स देना चाहते हैं और डोनेशंस देना चाहते हैं और इस तरह की चैरिटी देते हैं। जो कॉरपोरेट आजकल एक नियम है जिसमें कि इनकम टैक्स उनको एग्जेम्पशन मिलता है अगर वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ पैसा एक अंश वो शिक्षा में या स्वास्थ्य में ऐसे लगाएं। पर दिक्कत ये है कि वो एक अंश छोटा सा होता है लगाने का, पर उससे वो नीति में बहुत अपना प्रभाव डालते हैं, सरकार के साथ बहुत दबाव डालते हैं कि उनको क्या फ़ायदा है, वो भी और नीति ऐसे बने। तो जो आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन, अब हम सब पूरे देश का एक संघर्ष था कि जो हमको संविधान ने कहा था 1950 में, वो जाके 2010 में 60 साल बाद एक अधिकार बना, मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे के लिए 6 साल से लेकर 14 साल तक
फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, हर बच्चे का राइट, और वो कुछ भी एजुकेशन नहीं, वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, उसके घर के पास, उसके पड़ोस में एक स्कूल जिसमें अच्छे टीचर्स हो। ये जो हमारा अधिकार है, ये दुनिया भर में इसकी तारीफ होती है कि इतना रैडिकल अधिकार है जो कहता है कि कोई भी शिक्षा नहीं चलेगी, वो ऐसी शिक्षा होगी कि बच्चे एक्सप्लोरेशन करें, खोज करें, अपनी पूरी जो उनकी प्रतिभा है उसका विकास हो, और उनको बोलने के लिए पूरा मौका मिले कि वो अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग मत को वो अभिव्यक्त कर सके। ऐसा दुनिया में कोई ऐसा मौलिक अधिकार नहीं जो हमारे देश में आया था, मगर ये पॉलिसी उसका कहीं भी, उसका एक जगह नाम आरटीई लिखती है शुरू में 4 नंबर पेज पे, पूरी पॉलिसी में जो पॉलिसी के जो क्लॉजेज हैं वो इसके खिलाफ है, वो अपोज कर रहे हैं इसको, इसके कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इस राइट को। तो राइट को ख़त्म करके ये पॉलिसी ऐसी ऐसी चीज़ें ला रही है जो राइट, बच्चों को राइट ही नहीं बल्कि उसके घर के पास के स्कूल को भी बंद कर देंगे, और कई बच्चों को स्कूल से हटा के वोकेशनल एजुकेशन में डालेंगे। जो ये पॉलिसी बोल रही है कि 50%, आधे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में होंगे और आधे दूसरे कोर्स में, और हायर एजुकेशन में आधे बच्चे वोकेशनल कोर्सेज में। तो ये पॉलिसी ने पहले से तय कर लिया है। तो हम लोगों को जो शिक्षा में काम करते रहे, जो राइट टू एजुकेशन के लिए संघर्ष करते रहे हैं, हमको बहुत स्पष्ट है कि वो आधे बच्चे कौन होने वाले हैं। मैडम, वन थिंग, vocational course, is it fulfilled regular educational course? Do you think so? नहीं, वोकेशनल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, एक तो ये शब्द वोकेशन, ये हमें पता है कि ये इतनी यंग उम्र, 8वीं के बाद वो कह रहे हैं, 8वीं से पहले 6ठी 7वीं 8वीं में ही हम परिचय दे दें, हम उनको आइडिया दे दें कि वोकेशनल कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं। तो इतने छोटे बच्चों को वोकेशन के साथ क्यों जोड़ना है, ये हम नहीं मानते। हमारी पॉलिसीज भी ये नहीं मानती थी। हमारी पॉलिसी कहती थी 10वीं तक सबको एक बराबर की शिक्षा दो, कॉमन एजुकेशन, कॉमन करिकुलम, क्योंकि कोई भी बच्चे जो पहले फर्स्ट जनरेशन के हैं, जो वंचित घर से हैं, सुदूर घर से हैं, जहाँ मौका नहीं मिला है, सबको एक तरह का 10 साल का दो शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की, और फिर उसके बाद मौके दो कि वो और क्या कोर्सेज करें। और दुनिया भर में जिन देशों में क्वालिटी को देते हैं एजुकेशन, वो इक्विटी को भी साथ रखते हैं, इक्विटी को ही क्वालिटी मानते हैं। बाकी देश जो ऐसा करते हैं, जैसे फिनलैंड है, ऐसे देश हैं जो करते हैं, और जापान है, ऐसे देश। मगर हमारे देश में अब ये पॉलिसी जानबूझ के कह रही है कि 8वीं के बाद वोकेशनल एजुकेशन दे दो। अब वोकेशन क्यों? हम हमेशा कहते हैं वर्क बेस्ड एजुकेशन। हम जो गांधी की नई तालीम थी उसको मानते हैं कि वो हमारे देश में एक सामाजिक परिवर्तन के लिए लाई गई थी, कि ऐसा नहीं माने कि हाथ का काम, स्किल सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, जिनको कह दिया जाए कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम हाथ का काम करो, और कुछ लोगों को जो एलीट है, वैसे ही संपन्न है, उनको कह दो कि तुम नॉलेज के एकेडमिक कोर्सेज करो। ये हायरार्की एजुकेशन में बनती जाए, ऐसा हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। ये पॉलिसी इसको बना रही है बहुत, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन भी जो है उसमें एजुकेशन है ही नहीं। आप वो कोर्सेज देखिए, कोई वो करने नहीं चाहता। वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन अलग एक मिनिस्ट्री है जो उसको बनाती है, एजुकेशन वाले उसको नहीं बनाते। दूसरा, हम क्यों किसी बच्चे को 8वीं के बाद कह दें कि तुम्हारा आगे तो चांस ही नहीं है, तुम सिर्फ हाथ का काम करो। हम ये कहते हैं सब बच्चे हाथ का काम करें, सब बच्चे, वो चाहे लॉयर बन रहे हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे आर्टिस्ट बन रहे हैं, हाथ से काम करें, दिमाग, दिल और हाथ से काम करें। यही शिक्षा है और किसी को अलग नहीं करना है। तो आप वर्क बेस्ड एजुकेशन हम कराएं, शुरू से कराएं सभी को, चाहे वो कुछ भी बने बाद में। और फिर ये एक नई हायरार्की नहीं बनाए जो समाज में पहले ही अलग अलग स्टेटस बने, उस तरह का स्टेटस नहीं बनाए। और हमारे देश में आज भी वोकेशन कास्ट से जुड़ा है।
जात से जुड़ा है कि कुछ गांव में तो खासकर पता ही है कुछ काम कुछ जात करती है। तो जो गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने नई तालीम शुरू की थी 1938-40s में शुरू किया था कि समाज में कास्ट को भी हटाने के लिए सब एक साथ काम करें, ऐसा न कहें कि ये काम इस जात का है, उसको ख़त्म करना है। अभी तक हमारे देश में वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम नहीं मानते कि ऐसा वोकेशनल एजुकेशन 8वीं के बाद शुरू करना चाहिए। तो ये पॉलिसी वही कर रही है, और ये पॉलिसी बल्कि वो नाम ही नहीं दे रही कि मैं अगर क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है, मैं किस माइनॉरिटी लैंग्वेज से हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो मुझे वंचित रखती हैं, वो मुझे एजुकेशन से भी थोड़ा दूर करती हैं। तो ये कहती है सबको एक डिब्बे में डाल दो, सबको SEDG एक नया नाम शुरू किया है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सभी को एक डिब्बे में डाल दो ताकि हर एक की अलग अलग पहचान को समझ नहीं सके और एजुकेशन में कहाँ कहाँ किसको क्या चैलेंज है हम उसको पूरा ना कर सके। तो ये भी एक बहुत दिक्कत है जो उनके राइट्स के अनुकूल नहीं है। Another thing, madam, do you think that the online education which is implemented in NEP 20 and already notified by UGC, 40% online classes in infrastructure made by the colleges or universities, will be only the show to GER, gross enrollment ratio? So, how far it is continuing? इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक कि ये दिखाता है कि हमने ऑनलाइन, जैसे अभी भी हम जब देखते हैं कि महिलाएं पिछले 10-15 साल में कॉलेज लेवल पे बहुत आई हैं, बहुत खुशी की बात है कि एक बराबरी हो रही है, कई कोर्सेज में BSc MSc में औरतें महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। पर एक जो चिंता की बात है, जो ये इतना आंकड़ा बढ़ा भी है, उसमें अब हम देखते हैं तो जो हमको सर्वेज दिखाते हैं 11% ये बढ़ा, जो इंक्रीज है ये ऑनलाइन कोर्सेज में है। अच्छा। अब ऑनलाइन एजुकेशन हमारे लिए एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ एक चांस है कि अगर किसी को मजबूरी काम भी करना पड़ता है तो उसको एक चांस मिलता है कि वो एजुकेशन भी करे, मगर वो एक प्रायोरिटी नहीं है। एजुकेशन का मतलब हमारे नहीं, हमारी पॉलिसीज जब से बनी थी, जब से देश आज़ाद हुआ था और राधाकृष्णन कमीशन बना था, तो ये कहा गया था कि डेमोक्रेसी इस देश में कैसे आएगी, सिर्फ वोट से नहीं आएगी कि हमने सबको वोट दे दिया, जो बहुत क्रांतिकारी था और देशों में नहीं था। स्विट्जरलैंड में औरतों को 1970 के बाद वोट मिला है, हमारे को 1947 से फर्स्ट इलेक्शंस हुए, तब से हमको वोट है। तो ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि अंबेडकर और गांधी ने कहा कि वोट देना तो एक चीज़ है, पर डेमोक्रेसी बनाना एजुकेशन से बनता है। और एक साथ मिलकर जब स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, चाहे वो छोटे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हैं, अलग अलग घरों से आएंगे, अलग रिलीजन से, अलग कास्ट से आएंगे एक जगह, तो दिस साइट जो स्थल है एजुकेशन का, ये डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएगा। एक पावरफुल, रोबस्ट, डायनामिक डेमोक्रेसी बनानी है तो ऐसा एजुकेशन है, और ये ऑनलाइन से नहीं होता है। But what will be the consequence of the future of the compulsory right to education of our Nothing. institution? It will be violated. That right to education will be violated because this policy says that even a primary child can join open school. The policy does not say that. So it is contradicting the policy. Exactly. To say that you can join open school, what does that mean? No learner, हमारी कोई भी शिक्षा की जो हमारे सिद्धांत है वो ये नहीं कहते कि हम अकेले सीखते हैं। कोई लर्नर अकेले सीख ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा टीचर हो और कितना अच्छा लेक्चर दे रहा हो, सिर्फ बोर्ड को देखते हुए मैं अच्छा नहीं सीख सकती। हमारी थियोरीज बताती हैं कि लर्निंग जो है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो सामाजिक प्रक्रिया है, वो एक दूसरे से होती है। चाहे मेरे साथी ने कोई डाउट किया, मुझे ऐसा शक, एक अपना शक का एक चेहरा दिखाया, तो मेरे सीखने की प्रक्रिया और गहरी जाती है, क्योंकि फिर मैं भी डाउट करती हूँ, मैं नहीं सोचती मुझे सब कुछ आता है। तो एक ग्रुप में जब लोग इकट्ठे काम करते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ वाले, किसी की एक मुखर है, किसी का एक अभिव्यक्ति अच्छा है, कोई उसको ड्राइंग में कर सकता है, कोई उसको एक्सप्रेस कर सकता है, तो जितनी जो
कॉमन साझा लर्निंग जो होती है वो सबकी बेटर होती है, चाहे वो कितना भी कोई ब्राइट स्टूडेंट हम मानते हो, पर उसकी लर्निंग और बेटर होती है क्योंकि वो एक सोशल प्रोसेस है और बच्चे अपना ज्ञान बनाते हैं। हमारी 2005 की जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका अंडरलाइन ये करते हैं कि लर्निंग कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना नहीं है, क्योंकि नॉलेज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, नॉलेज बनता है, नॉलेज लर्नर्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट होता है। इसलिए अगर वो करना है तो वो फोन पे नहीं हो सकता, वो किसी स्क्रीन पे नहीं हो सकता। इसलिए भी लर्निंग एक तो डेमोक्रेसी के लिए कि हम एक दूसरे को समझें, अपनी अलग अलग, आप पानी की बात करते हो और मैं करती हूँ तो हम दो अलग अनुभव से करते हैं। आपका कुछ और अनुभव होगा, मेरा कुछ और। हम जब मिलके करते हैं तो हमारा पानी का कॉन्सेप्ट और सही बनता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा है, किसी भी विषय का है, जब हम मिलके अपना ज्ञान बनाते हैं, रचते हैं, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड दैट इज ऑल्सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड डिस्पैरिटीज अमंग लर्नर्स। फिर मेरी समझ अपने देश की भी बनती है, अपने समाज की भी बनती है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन, इट इज नॉट ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन का जो प्रेशर है, ये एक तरफ से तो सरकार का है कि हम बहुत नंबर्स दिखा दें कि इतने लोग एनरोल हो गए, वो एनरोल होके क्या कर रहे हैं किसी को उससे मतलब नहीं। ओपन स्कूल में हज़ारों लोग एनरोल होते, पास भी नहीं हो पाते क्योंकि कोई मदद नहीं है। और दिल्ली गवर्नमेंट भी ये करती है, एनरोल तो कर लेती है, कहती है हम क्रांति कर रहे हैं एजुकेशन में, बट धीरे से सबको 9वीं तक पुश कर देते हैं, हज़ारों बच्चों को ओपन स्कूल में। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट अच्छे दिखाने। तो सरकारें भी आजकल बच्चों के साथ ये एक तरह से छल कर रही हैं कि उनको बाहर भगा दो। वो आप ही के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम बाहर भगा देते हैं कि नहीं तुम्हारे रिजल्ट अच्छे नहीं, हमको अपने रिजल्ट अच्छे दिखाने। तो ऑनलाइन का पूरा कंप्यूटर इंडस्ट्री का जोर है, क्योंकि वो चाहते हैं ऑनलाइन प्रोवाइडर्स जो है उनको पैसा मिल रहा है। बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, हम हैरान हैं कि ये जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में जाके बाइजूस जो कि कोचिंग का ट्यूटर है, उसके साथ एमओयू किया 2 सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, कि हमारा 9th से लेके 12th का करिकुलम आप बनाओ, आप मॉडर्नाइज करो, आप क्वालिटी एजुकेशन करो। ये क्या छल हो रहा है बच्चों के साथ कि हम एक कोचिंग इंसान को कहते हैं ये हमारा करिकुलम बनाएगा, जबकि देश में इतना काम है एजुकेशन जो करते हैं लोग, जो हमारे राज्य को करना है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये हमको रेजिस्ट करनी है, ये प्रेशराइज करना है कि ये हमारे बच्चों का राइट नहीं है। और बच्चों की शिक्षा इस तरह से नहीं हम खिलवाड़ कर सकते कि मार्केट से किसी को भी उठा लें और कहें कि अब हम पब्लिक फंड्स जो हैं, मुश्किल से पब्लिक फंड्स बहुत कम आते हैं शिक्षा में, और वो हम ऐसी चीज़ों में खर्च दें, तो ये तो सही शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। Madam, another thing in NEP 20, only one high school would be operated within the 5 to 10 kilometers, where primary and upper primary would be under this high school. Do you think this condition, the dropout will be increased, and what will be the consequence? That is true, because the earlier education and how can you combat it? हाँ, सब पॉलिसीज़ ने हमेशा ये कहा है कि हमको लर्नर के पास जाना है। इसलिए राइट टू एजुकेशन ने कहा था उसके पड़ोस में हमको स्कूल बनाना है। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि वहाँ 40 से 50 है, जो भी हमको पड़ोस में नेबरहुड में बनाना है। नाउ टू से दैट हाई स्कूल, तो अब आप अगर प्राइमरी स्कूल पास भी देते हो पर हाई स्कूल दूर देते हो, तो many people will not be able to go. Girls and women might not be able to go. They may have more challenges to face. Questions of safety. Which challenge will be made in the tribal area also? Tribal area much more. And now the schools which are being closed. Yeah. कई स्टेट्स में हजारों स्कूल बंद हुए जो ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में उनको दूर दूर घर है और वहाँ पर उनको एनरोलमेंट कम है, बच्चे कम है, तो वो अपना इकोनॉमिक मुनाफा देखते हैं। वो कहते हैं ये कॉस्ट बेनिफिट इसका पूरा नहीं है, बच्चे की ज़िंदगी नहीं देखते। तो इसलिए स्कूल को कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से कहना कि नहीं हमें स्केल देखना है, हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, एक एक बच्चा हमारे लिए कीमती है, एक एक बच्चे की ज़िंदगी वो उसकी राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो आप और मैं नहीं तय कर सकते। तो ये कैसे हो रहा है? हमें रेजिस्ट करना है, स्कूल्स को बंद नहीं होने देना।
वी हैव टू इंश्योर गुड क्वालिटी स्कूल्स, क्योंकि वो उनका राइट है, किसी का फेवर नहीं है, किसी का चैरिटी नहीं है. तो दैट इज समथिंग वी हैव टू ऑल, एंड पेरेंट्स को उसके लिए स्ट्रगल करना है. आफ्टर ऑल पेरेंट्स सबसे पहले अपने बच्चे का बेस्ट चाहते हैं, और इसलिए अगर पेरेंट्स ही बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे इस चीज़ को रोका जाएगा. सो पेरेंट्स विल हैव टू हैव फेथ कि हम गवर्नमेंट से मांग कर सकते हैं कि ये हमारे बच्चे का राइट है, और पेरेंट्स अपना पेट करके भी बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो सही शिक्षा उनको मिले उनके घर के पास, और क्वालिटी अच्छी मिले, टीचर्स अच्छे मिले. কারেক্ট. শুধু আবেগে নয়, আমাদের মাননীয় বলছেন যে শিক্ষাটাকে নিয়ে বাবা মাও ভাবুক. আমরা যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি, ওনারা যে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে চলুন আমরা NEP 20-কে একটা অন্য নামে বলতে পারি কিনা, তাহলে আরও সুবিধা হবে. ম্যাডাম, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য NEP 20 শুড বি কল্ড ECEP 20 और एलिट कॉर्पोरेट एजुकेशन पॉलिसी 20? कुछ भी बुलाइए, उसको कुछ भी बुलाइए, हाँ, इसको कुछ भी बुलाइए. लोग उसको एक्सक्लूजन पॉलिसी बुला रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि बच्चों को छांट दिया जाएगा. जिस घर से तुम आ रहे हो वहाँ छांट दिया, तुम वोकेशन करो, तुम ये करो. सो वो हमारे लिए जो हमारी पॉलिसीज शुरू से आ रही हैं उनका एक मकसद है, और उस दिशा में जा रहे, हमको ले जा रही हैं, वो उस दिशा में नहीं है. तो हम कुछ भी उसको बनाएं, पर हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें मान्य नहीं है कि बच्चों के राइट्स पे भी कोई हम उनको कुचल कर हम इस तरह से कॉर्पोरेट्स को या जिसको भी फ़ायदा मिल रहा है वो एजुकेशन नहीं हो सकता. A different question I would like to put one. After 75 years of independence, the development of science is very affected as well as under the underdeveloped countries. And NEP 20 is also thinking with receding thought. How can the science movement combat these attacks? Do you think the science movement in India, second question, do you think the science movement in India needs more progress than its present condition? How can it? Yes to the second question certainly. और हमें लगता है कि एक बहुत द्वंद्व सा दिखता है हमको समाज में. एक तरह से हर कोई चाहते हैं, और कई बार अननेसेसरीली प्रेशर करते हैं कि मेरा बच्चा साइंस करे, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, ये करे. मतलब हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमको साइंस करना है तभी हम तुमको अच्छा मानेंगे. दूसरी तरफ से क्या हो रहा है हमारे देश में साइंस को, हमारी पॉलिसी क्या कह रही है, हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक्स को के साथ क्या मजाक खेला जा रहा है आजकल, और साइंस के खिलाफ किस तरह से अनसाइंटिफिक चीज़ें आ रही हैं, उसमें हम कोई ध्यान ही नहीं दे रहे. तो क्या मतलब कहने का कि हम चाहते हैं कि हम देश में साइंस अच्छा करें. हम देश की बात नहीं करते, हम अपनी बच्चों की करते हैं, और उनको कितना कोचिंग और कितना ट्यूशन में डालते हैं. उनको नहीं भी इच्छा हो, वो आर्टिस्ट बनना चाहे, म्यूजिशियन बनना चाहे, हिस्ट्री करना चाहे, हम कहते हैं तुम साइंस करो. तो ये क्यों है? हम क्यों अपनी आंखें बंद करके हम उनको पुश करते हैं और ये नहीं देखते कि आज हमारे साइंस के साथ क्या हो रहा है. आज हमारे टेक्स्ट बुक्स में, आज जो अभी एग्जिस्टिंग NCERT की बुक्स है, उसमें से चुन के क्या निकाला जा रहा है. चुन के उसमें डार्विन निकाल दिया, उसमें आइंस्टाइन की कहानी निकाल दी 11वीं में जो डाली है, जो आइंस्टाइन कहता है कि मैं रट के कभी कोई एग्जाम नहीं पास करूंगा, वो कहानी निकाल दी. पीरियोडिक टेबल, तो ये ऐसी चीज़ें, इन्वायरमेंटल, क्या पर्यावरण पे क्या नुकसान हो रहा है उसको कैसे सही करना है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है. अगर हमको ज़िंदा रहना और अगली पीढ़ियों को ज़िंदा रहना है, और वो उस चीज़ को निकाल दिया, चैप्टर्स निकाल दिए, तो क्या मतलब है इसका. और अब जो डाला जा रहा है, ज़रा उस पर नज़र आपको देने की ज़रूरत है. इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम बुलाया जा रहा है, और इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे क्या डाला जा रहा है. कर्नाटका ने जब अपने पोजीशन पेपर्स और अपना सिलेबस वगैरह सामने लाना शुरू किया तो हम लोग को बिल्कुल धक्का लगा कि ऐसी गलत चीज़ें, ऐसी फॉल्स चीज़ें. मतलब कर्नाटका के SCERT में वो कह रहे हैं कि हमारा इंडियन जो शरीर है, फिजियोलॉजी, वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं है सही. ये कह रहे हैं.
और जबकि हमारे देश में 70% से ज़्यादा हम लोग नॉनवेज खा के ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं लोग, चाहे गरीब लोग भी हैं, उनको प्रोटीन जो पोषण मिलता है वो नॉनवेज से मिलता है। तो ये कह के कि नॉनवेज खाने का हमारा शरीर नहीं है और इसलिए अगर हम बच्चों को अंडा देंगे मिड डे मील में तो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मतलब ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो इतना झूठ, इतना गलत चीज़ें हम अपने शिक्षा के नाम पे हम डाल रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे बहुत कुछ ऐसा डाला जा रहा है जो सत्य नहीं है, जिसको किसी ने प्रमाणित नहीं किया है। और जो हम डालते भी हैं, पहले हम लोगों का ज्ञान, लोक ज्ञान डालते हैं। हम जो काम कर रहे हैं पीपल साइंस में, ज्ञान विज्ञान में, लिटरेसी में, हम उस तरह से कि जो लोग काम करते हैं, चाहे वो मच्छी के साथ उनकी ज़िंदगी जुड़ी है, समुद्र के साथ जुड़ी है, चाहे वो ईंटों का काम करते हैं, ईंटों की भट्टी में काम करते हैं, सुंदर सुंदर भवन बनाते हैं, उन पे चैप्टर्स हमने लिखे हैं एनसीईआरटी की किताब में। चाहे कोई कबाड़ी की दुकान चलाती है, सच्ची कहानी, बिहार पटना में एक औरत चलाती है और रिसाइकलिंग कर रही है, उसका चैप्टर है पूरा। तो हम कहते हैं कि ये है ज्ञान, और कोई ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, क्योंकि ये लोग सिर्फ हाई कास्ट ब्राह्मणिकल चीज़ों को, हिंदू चीज़ों को इंडियन नॉलेज में लाना चाहते हैं, बाकी जितने नॉलेजेस हैं उनको कहीं नहीं जगह देना चाहते। जबकि हमारी नज़र में इंडियन नॉलेज बना है दुनिया के नॉलेज से। एक दुनिया के लोग यहाँ आते थे और यहाँ के लोग दुनिया में जाते थे, और हम आज आलू मिर्ची चाय जो चीज़ें खाते हैं वो सब बाहर से आई हैं, यहाँ नहीं उगाते थे। तो इन चीज़ों को हम ठप्पा लगा के अलग से कोई पेटेंट नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तभी बनता है जब हम शेयर करते हैं, दुनिया से सीखते हैं और दुनिया को देते हैं। Madam, use and misuse of technology in promoting superstition in particular. So what will be the next? And how can you combat this one? ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये केवल सुपरस्टिशन नहीं, ये डेमोक्रेसी पे भी आघात करती है। दुनिया भर में अब लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया कैसे झूठ को ज़्यादा बढ़ावा देता है, कितनी चीज़ें गलत फोटोशॉप करके आप बहका सकते हो लोगों को। यही नहीं, ये जो एल्गोरिदम्स हैं, हम जब यूज़ करते हैं फेसबुक या हम कुछ भी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, ये ऐसे टेक्नोलॉजीज से बने होते हैं कि आप जो चीज़ चाहते हो वही आपके सामने आती है। आप जिस चीज़ को लाइक करते हो वैसी 10 चीज़ें और आपके सामने आती हैं। आपने किसी झूठी चीज़ को फॉरवर्ड किया तो 100 झूठी चीज़ें आपके उसमें आएंगी, और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया ये सोचने के लिए ये सच है झूठ है। और इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है, पिछले 8-10 सालों से दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है कि क्यों लोग झूठ में बह जाते हैं, क्यों कभी चेक नहीं करते चाहते कि ये सच है या नहीं। क्योंकि जो ये झूठ होता है, जितना अद्भुत लगता है, वो हमको एक ऐसा नशा देता है, नशे की तरह होता है वो, हमको ऐसा नशा देता है, हम 100 लोगों को जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं और हम चेक नहीं करना चाहते कि वो झूठ है, क्योंकि उसने हमको नशा दे दिया, हमको हाई दे दिया वो। तो वो यंग लोगों को बिल्कुल उनकी सोच की प्रक्रिया को तबाह कर रहा है। सब देशों में वो ऐसे अनसोशल बन रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे, मैं किसी का हाथ थाम के जब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति थोड़ा नर्वस है या खुश है, या जो हम एक दूसरे की अनुभूति, एक दूसरे की समझ सकते हैं, उसकी आवाज़ से समझ सकते हैं, वो हम टेक्नोलॉजी से नहीं समझ सकते। तो हम टेक्नोलॉजीज़ में जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका कुछ सोचते भी नहीं कि उसका असर क्या है, दूसरे पे क्या असर है, और हम झूठ को, और इसी तरह ट्रंप जीते थे अपने इलेक्शंस, इसी तरह ब्रेक्सिट यूके में इलेक्शंस जीते थे, जो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे झूठी चीज़ें उन लोगों को दे दे के जो थोड़ा सा उस तरफ का सोचते थे, उनको ज़्यादा उस तरफ का झूठ दिखाया। तो अभी भी हमने देखा कि अभी जो रेसलर्स का दिल्ली में चल रहा था, जिस तरह से इतना बड़ा मुद्दा था, हमारे सारे स्टूडेंट्स जा रहे थे कि वो औरतें जो रेसलिंग के दुनिया भर में जिन्होंने नाम कमाया, वो सड़क पे कैसे पुलिस उनको पीट रही थी, और वो सिर्फ FIR चाह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है उसको न्याय मिले, और उनको जिस तरह से, तो उनके भी फोटो झूठ करके वो पुलिस ले जा रही है उनको, और उन्होंने फ़ोटो लिया और उसको स्माइल करते हुए फ़ोटो सबको वायरल कर दिया। मतलब शर्म तक नहीं आती जो लोग ऐसा करते हैं कि कौन
सा मुद्दा है, किन लोगों के बारे में आप वो चीज़ आगे कर रहे हो और कितना झूठ आगे फैला रहे हो। तो लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा जो है ना वो इंसानियत से भी बिल्कुल दूर हट रहा है और हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी है। Correct. क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी जो है वो भी इंसानियत से बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर हम आज इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे और शिक्षा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि शिक्षा एक वैक्सीनेशन बनता है। Right. शिक्षा इन चीज़ों के लिए हमें तैयार करता है कि हम पहचान सकें कि ये सच नहीं, ये झूठ नहीं, इसको क्या करना है। Madam, one thing, what are the special strategy need to fight back attack on logical science? How can you come? The special strategies are one, as I said, to be able to judge, discern, ये देख पाना कि ये सही तार्किक बात है या नहीं कि है। नहीं है। जैसे अगर मेरे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आ जाता है और एक एक्सपर्ट किसी संस्था का मुझे डॉक्टर कह रहा है कि हमारा शरीर नॉन वेज खाने के लिए नहीं, तो सबसे पहले जिसने साइंस पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी उसके दिमाग में आना चाहिए ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ से आया, किसने ऐसा रिसर्च किया। हम देखते हैं कि फिनलैंड जैसा देश जो कि आजकल नाम दुनिया में जिसका नाम है कि उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, और मुझे मौका मिला, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था पॉलिसी डिस्कस करने के लिए, और उनके स्कूल में मैंने देखा वो लोग बचपन से ये कार्यक्रम चलाते हैं कि क्रिटिकल लिटरेसी मीडिया को लेके, छोटे बच्चे भी मीडिया देखते हैं, उनको टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि आपको ये आया, ये फिल्म आपकी वीडियो आई, आप कैसे बताओगे ये सही है या गलत है। उनके स्कूल में उनको सिखाया जाता है। तो वो दे चेक कि अगर किसी का एक आर्टिकल आया है, दे चेक क्लास 7 के बच्चे, अभी इस साल मुझे टीचर ने बताया, वो चेक करेंगे इसका ऑथर कौन है। ये ऑथर अगर उनके हाथ में कोई फ़ोन है वो सर्च करते हैं इस ऑथर ने कहाँ से अपनी MSc की है, ये बच्चे चेक करते हैं। इस ऑथर ने किस सब्जेक्ट में की है, और अब जो लिख रहा है ये ऑथर या लिख रही है ये उस सब्जेक्ट का है कि नहीं है, कैसे इसने ये लिखा। सो स्कूल चिल्ड्रन स्टार्ट चेकिंग फॉर ऑथेंटिसिटी। वो चेक करते हैं ये सही है या ये गलत है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड, दैट इज व्हाट पेरेंट्स शुड आल्सो बी डूइंग एंड गेटिंग देयर चिल्ड्रन। Madam, do you think the science community is very much vocal for this reason? Do you think so? No, और vocal होना चाहिए। अरे और वोकल होना चाहिए। साइंस ने हमको सिखाया है, अगर हमने सच्ची वास्तव में साइंस की है। लेकिन क्वेश्चन करना तो माना है इंडिया में, तो क्या करें? वही तो है। तो हम साइंस से ही अगर सवाल उठाते हैं कि भाई ये हमको लॉजिकल नहीं दिख रहा, इसका हमको एविडेंस नहीं दिख रहा, इसका डॉक्यूमेंटेशन जो हम ढूंढ रहे हैं, हमारे हाथ में ऐसे ये फोन्स जो हैं इतने पावरफुल टूल्स हैं कम से कम सर्च करने के लिए, और ये तय करने के लिए कि अगर हम ऑल्ट चेक भी कर सकते हैं, फेक है तो उसके लिए भी वेबसाइट है। तो हम ये तो करें और हम फिर आपस में डिस्कस करें, सवाल उठाएं, एंड दीज थिंग्स हैव टू बी डन कलेक्टिवली। ज़रूरी नहीं कि मैं अकेले ही करूं, पर हमें एक कलेक्टिव कई लोगों के साथ, स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट मिलके, और बहुत करते हैं। हम जानते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स कई बार एडल्ट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो अपना एनर्जी इतना देते हैं उसमें क्योंकि उसको पर्पस दिखता है। उनको लगता है अभी मेरी कोई पहचान नहीं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, पर जब मैं ये काम करती हूँ, जैसे लिटरेसी कैंपेन में जब वो लग गए तो उनको लगा कि हमारा आइडेंटिटी बन रहा है, वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटी। उसी तरह हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। यंग स्टूडेंट्स कैन डू वंडर्स, बट यंग स्टूडेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड। Last question. Lot of progressive discussion and agitation is going on behalf of the Joint Forum for Movement on Education from last few years. The government, without bothering the agitation, they are implementing NEP 20 with so moto manner. What will be the next? ये इसके लिए तो तभी ये मूवमेंट है, तभी अलग अलग स्टेट्स में बात हो रही है, तभी केरल में बात हो रही है कि हम इसको नहीं मानते। केरल तो बहुत एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले से और लोगों को भी बुला के, राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया, महाराष्ट्र को बुलाया, अभी कर्नाटक लगता है। हाँ नहीं, मैंने कहा वो उनको बुला के भी उनसे बात कर रहे हैं कि ये कम्युनलाइजेशन राइट नहीं है। एंड देन एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान इज ऑल्सो सेइंग
उस लेवल के भी लोग कलेक्टिवली स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कर्नाटका में दे वेरी क्लियरली सेड दैट वी विल रिजेक्ट दिस पॉलिसी। Karnataka minister has said and deputy minister Mr. Shiv Kumar has also said कि ये एक communal agenda है और ये commercial agenda है, हम इसको नहीं होने देंगे। I think that in every state at least there is a civil society group, at least there are parents, at least there are students who can be taking up these issues and deciding for themselves how they present their resistance to this and to ask for a change wherever they can. Exactly. Is there any call for the parents also, if you desire to, you may? I think yes, because we have some parents groups like in Delhi. There is a parents group. वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने केस किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो अपनी तारीफ करती है, हमेशा इतने रिजल्ट्स दिखाती है, वो कैसे बच्चों को अलग अलग कर रहे हैं, उनको अलग नाम दे देते हैं, लेवल लोअर लेवल स्लो लर्नर्स लेवल 1 करके उनको अलग एग्जाम देके फिर निकालते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में किया है कि दिस इज़ अगेंस्ट द राइट। वो केस चल रहा है अभी कुछ टाइम से। तो पेरेंट्स ने किया था कि ये सीसीटीवी कैमरा क्लास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है बच्चों का आपस में और टीचर का, वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है। यू कांट कीप सर्वेलेंस इन द स्कूल। सो पेरेंट्स आर स्पीकिंग अप, बट दे नीड टू बी अ मच लार्जर। कई जगह पेरेंट्स ने स्कूल मर्जर के खिलाफ किया है, कई लोगों ने बच्चों ने किया है। राजस्थान में बच्चों ने किया, लड़कियों ने स्कूल में ताला लगा दिया कि हमारे टीचर्स नहीं हैं। वी नीड, एंड द मीडिया ग्रुप, देयर वाज अ न्यूज़पेपर ग्रुप व्हिच हेल्प्ड देम, यू नो। सो आई थिंक वी नीड टू टेक दिस अप मोर सीरियसली, not leave it only for the bureaucracy or the government or the politicians, क्योंकि असली एजुकेशन तो हमारे ही बच्चों के ज़िंदगी बनाती है या ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। एंड आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दिस कॉज, एंड पेरेंट्स एंड एनीवन, टीचर्स, anyone, artists, media people, anyone who's concerned about children and about education should get together. Many thanks from our on behalf of ourselves. So আপনারা নিশ্চয়ই শুনলেন এবং বুঝলেন যে এই মুহূর্তে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে, যার জন্য এডুকেশন ফোরাম প্রাণপাত পরিশ্রম করছে। কিন্তু এই পরিশ্রমটা শুধুমাত্র একটিমাত্র জায়গা থেকে আসবে তা নয়। আপনাদের প্রতিও আমাদের অধ্যাপিকা রামপাল অনুরোধ রাখলেন। তিনি সমস্ত জায়গায় ঘুরছেন, আপনাদের বিভিন্ন উদাহরণও দিলেন। অনুরোধ যে বিষয়টা বুঝুন এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই এডুকেশন পলিসিকে, এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা আসছে তার বিরোধিতা করার জন্য তিনি আবেদন রাখলেন। টোটাল বিষয়টাকে আমরা সংক্ষেপে এইটুকুই বললাম। আবার আমরা আলোচনায় ফিরব, আরও আলোচনা করব, আপনাদের সামনে নিয়ে যাব যে এর ভয়াবহতাটা কোন জায়গায়। অর্থাৎ আমরা সকল মানুষের জন্য শিক্ষা, যারা প্রান্তিক জায়গায় বসবাস করছেন তাদের জন্য শিক্ষাটা আদৌ থাকবে কিনা, এই প্রশ্নটা আপনাদের সামনে রেখেই আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলকে নমস্কার।